नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार स्वाध्याय सीरीज में। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारा जो टॉपिक चला हुआ है वो है कृषि। क्या है हमारा टॉपिक? हमारा टॉपिक है कृषि। उत्तर प्रदेश में कृषि के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और अब तक हमने देखा है कि भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। भारत में कितने हैं? 15 और यूपी में कितने हैं? 9, ठीक है। सभी के नाम मैंने आपको बता दिए थे। भारत यूपी में कितने % जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है, मैंने आपको बताया था कि यूपी में जो है 59 पॉइंट लगभग 60% लगा लीजिए, 59.9% है। तो 60% जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है, जिसमें से आधे कृषक है और आधे मजदूर है। कृषक मजदूर है, ठीक है ना। आधे कृषक है और आधे कृषक मजदूर है, ठीक है। अब हम देख रहे थे हमारा जो टॉपिक चला हुआ है उसमें हमने चावल और गेहूँ, चना, ये सब कुछ हमने देख लिया था, जौ, ठीक है। हम कुछ देखते हैं, कुछ वैसे फसलों उत्पादन। फसलों उत्पादन क्या होता है, मुझे कुछ बताना था आप लोगों को, ये विशेष कर नोट कर लीजिए। फसलों उत्पादन क्या होता है? फसलों उत्पादन कृषि विज्ञान की वह शाखा, कृषि विज्ञान की वह शाखा, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम भूमि के प्रबंधन की जानकारी रखते हैं। अर्जित करते हैं। क्या कहलाता है? फसलों उत्पादन। फसलों उत्पादन या शस्य विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? शस्य विज्ञान कहलाता है, ठीक है। कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हमें भूमि प्रबंधन की उचित जानकारी ज्ञात होती है, या हम उचित ज्ञान प्राप्त करते हैं या ज्ञान अर्जित करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे फसलों उत्पादन या फिर सस्य विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? सस्य विज्ञान कहते हैं। सस्य विज्ञान के जनक सस्य विज्ञान के जनक डेकेसन। सस्य विज्ञान के जनक डेकेसन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? डेकेसन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? डेकेसन को कहा जाता है। ये याद रखना है कि फसलों उत्पादन या सस्य विज्ञान किसे कहते हैं? जिसके अंतर्गत हमें भूमि तथा फसल दोनों के उचित प्रबंधन की जानकारी प्राप्त होती है, उसे क्या कहते हैं? सस्य विज्ञान कहते हैं। और सस्य विज्ञान के जनक डेकेसन को कहा जाता है, ठीक है। ये हमने अच्छे से देख लिया है, ठीक है ना। अब हम जो टॉपिक था हम वहाँ पर आते हैं। सस्य विज्ञान के जनक आप लोगों ने देख लिया ना कि सस्य विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? डेकेसन को कहा जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं, हमारा टॉपिक चला हुआ था आपका क्या, हम देखते हैं सरसों। सरसों किस मौसम की फसल है? सरसों रबी की फसल है। सरसों रबी की फसल है। रबी के मौसम की फसल है। रबी की फसल है, ठीक है। जो सरसों होती है वो रबी के मौसम में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में। कब बुआई? अक्टूबर नवंबर में बोते हैं तथा मार्च अप्रैल में काटते हैं। क्या करते हैं? मार्च अप्रैल में काटते हैं,
ठीक है। जब सरसों को बोते हैं तो इसे बोने के लिए निम्न टेम्परेचर मतलब अधिक गर्म टेम्परेचर की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि रबी की फसलों को बोते समय हमारा जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है। तो चना कैसी है, सॉरी आपकी सरसों कैसी है, ये रबी की फसल है, इसे बोते समय कैसे टेम्परेचर की आवश्यकता होगी, इसे बोते समय निम्न टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। कैसे निम्न टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि निम्न टेम्परेचर का मतलब लगभग इसे 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान में बुआई करते हैं। भाई जब ये रबी की फसल है तो इसकी जो बुआई है 15 से 20 डिग्री टेम्परेचर में इसकी बुआई करते हैं, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में, अभी अक्टूबर चला हुआ है, नवंबर आने वाला है, टेम्परेचर लगभग यही होता है, दिन में 15 से 20 तक टेम्परेचर पहुंच जाता है। तो 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है और कटते समय अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। जब इसकी पकते हैं तो पकते समय टेम्परेचर की लगभग 28 डिग्री तक पहुँच जाता है, 28 डिग्री, हाँ 25 से 28-30 डिग्री तक हो जाता है, टेम्परेचर पहुँच जाता है, ठीक है। तो यह कहाँ होती है, यूपी में इसकी जो क्षेत्र है इसके चित्रकूट, मिर्ज़ापुर, आपका चित्रकूट हुआ, मिर्ज़ापुर हुआ, आगरा हुआ, मेरठ, आगरा, फतेहपुर, ठीक है ना, मेरठ, आगरा, फतेहपुर, बागपत, बुलंदशहर, आदि क्षेत्रों में इसे उगाते हैं। यूपी के लगभग ये क्षेत्र वे है जिसमें आप इसको लगभग उगाते हैं, सबसे अधिक इसमें होती है, ठीक है ना। ये एक रबी के मौसम की फसल है, जो रबी के मौसम में इसकी बुआई की जाती है। वो लगभग फसल कैसी होती है, वो फसल मतलब निम्न टेम्परेचर पर बोई जाती है, कम वर्षा की आवश्यकता होती है और कम तापमान में। लिख देता हूँ, अगर वर्षा की बात करता हूँ, वर्षा कम, तापमान कैसा, तापमान भी आप कम लिख सकते हो कि कम तापमान की आवश्यकता होती है। न्यूनतम तापमान होगा तो भी काम चल जाता है, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नवंबर, अक्टूबर, नवंबर में तापमान निम्न रहता है। कैसा रहता है, तापमान वैसे भी निम्न ही रहता है। कैसा रहता है, निम्न ही रहता है। अब हम बात करते हैं मक्का की। मक्का, कल मैंने चावल का नाम लिखवाया था आपको, क्या, ओराइज़ा सटावा, लेकिन सटाइवा कर दीजिए उसको, वो थोड़ा मुझसे मिस्टेक हो गया, उसे लिखिए सटाइवा, ओराइज़ा सटावा। मैंने कल लिखाया था ओराइज़ा ये सट्टाइवा है, क्या है, सट्टाइवा, ओराइज़ा सट्टाइवा, क्या, ओराइज़ा सटाइवा इसका नाम है चावल का। मक्का की अगर बात करते हैं, मक्का का वैज्ञानिक नाम क्या है, जिया मेज़ है। क्या है, जिया मेज़। मक्का, अगर मक्का में बात करता हूँ तो मक्का में जो प्रोटीन होता है, क्या होता है, प्रोटीन की जो मक्का में मात्रा होती है वो लगभग 5% होती है। अगर राख की बात करता हूँ तो 2% राख होती है। भाई मक्का के आप भुट्टे खाते हो क्या, मक्का के आप लोग भुट्टे खाते हो तो क्या होता है, जब मक्का को आप लोग उस पर गर्म करते हो तो वो पक जाते हैं, तो कुछ उसमें से राख बन जाती है, वहीं पे झड़ जाती है। तो मक्का में क्या होती है, जो भुट्टा होता है, भुट्टा जिसे आप खाते हो, जो उसके अंदर होते हैं दाने तो आप खा लेते हो, लेकिन उसके अंदर का जो हिस्सा होता है वो किसी काम का नहीं होता, या तो उसे पशुओं को खिलाया जाता है, विशेषकर पशुओं के पास भी नहीं जाता, उसकी राख ही बन जाती है। तो प्रोटीन, राख और वसा की अगर बात करता हूँ, 5% इसमें वसा होती है। क्या होती है, 5% क्या होती है, 5% इसमें वसा होती है। क्या होती है, वसा होती है। अगर वैज्ञानिक नाम की बात करूं, वैज्ञानिक नाम जिया मेज़, लिख लीजिए, जिया मेज़। क्या है, वैज्ञानिक नाम की अगर बात करता हूं तो जो
मक्का का वैज्ञानिक नाम है वो है आपका जिया मेज़। मक्का अन्य खाद्यान्नों के मुकाबले, इसी मोटे अनाज की देखिए, मक्का को मोटे अनाजों की श्रेणी में रखा जाता है। कैसे? मोटे अनाज की श्रेणी में रखा जाता है। मक्का की एक खासियत होती है कि मक्का अन्य खाद्यान्नों के मुकाबले जल्दी पैदावार देती है। या जल्दी उग जाती है। क्या होती है? जल्दी उग जाती है। मक्का अन्य खाद्यान्नों के मुकाबले जल्दी उग जाती है। ठीक है, 1 मिनट मैं साइड डाल लेता हूँ, 1 मिनट बस। सॉरी, माइक बंद हो रहा था। मक्का अन्य खाद्यान्नों के मुकाबले जल्दी पैदावार दे देती है। क्या करती है? बहुत जल्दी से पैदावार दे देती है। ठीक है ना भाई, जो मक्का होती है अन्य खाद्यान्नों के मुकाबले कैसी देती है? जल्दी पैदावार दे देती है। इसी कारण मक्का को अनाजों की रानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मक्का को अनाज की रानी कहा जाता है। इसे आप लिख लीजिए जिया मेज़। क्या? जिया मेज़ आप लोग लिख सकते हो इसे। ठीक है, अगर बात करूँ मक्का को अन्य खाद्यान्नों के मुकाबले जल्दी पैदावार देती है। अगर बात करूँ इसी कारण मक्का को अनाजों की रानी कहा जाता है। अनाजों की रानी कहा जाता है। इसी कारण मक्का को क्या कहा जाता है? मक्का को अनाजों की रानी कहा जाता है। अगर मैं बात करूँ इसके प्रयोग क्या किए जाते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रयोग, या आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं अलग से लिख रहा हूँ। हाँ, नहीं तो कोई बोलेगा कि सर बस बीच में लिखते जा रहे हो। बस थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कर दोगे तो दोस्तों, थोड़ा सा आप लोग शेयर कर दोगे, आप लोगों की सपोर्ट हमें मिल जाएगी, तो हम दिवाली के आसपास, दिवाली से पहले या दिवाली के जस्ट बाद हम डिजिटल बोर्ड का इंतजाम कर लेंगे। ठीक है, आपने यहाँ तक लिख लिया होगा ना। और डिजिटल बोर्ड का आप लोगों को ही फ़ायदा होगा। हम तो वाइट बोर्ड से भी पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिजिटल बोर्ड से फ़ायदा आप लोगों को ये होगा कि थोड़ा आराम से आप लोग समझ सकते हो, और आप लोगों को PDF भी दे सकते हैं। जैसे करंट अफेयर क्लास मैडम लेती है तो उसे और अच्छे से ले सकती है भाई, उसे और अच्छे से मैडम करा सकती है। ठीक है ना। और जैसे मैं करा रहा हूँ, मुझे तो वैसे भी मैं ऐसे लिखता हूँ, तो मुझे तो ज़्यादा ही पेज की आवश्यकता होती है। तो ऐसा कैसे पेज उठा के साइड में कर दिया जाएगा, आपको PDF मिल जाएगी, उसमें बहुत सारे फ़ायदे होंगे। बस आप लोग सपोर्ट करिए थोड़ा, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब देखिए, मक्का को मोटे अनाज की श्रेणी में रखा जाए, ये सब कुछ हो गया ना। अगर मैं प्रयोग की बात करता हूँ, विशेषकर कुछ अन्य प्रयोग भी होते हैं, लेकिन इसे जो आपके एनर्जी ईंधन होते हैं, जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी ईंधन बोलते हैं। मक्का एनर्जी ईंधन में आती है। ठीक है ना, अन्य मोटे अनाज में तो आती है, इसका हम एनर्जी में भी प्रयोग कर सकते हैं। कैसे? इसका प्रयोग, मक्का का प्रयोग अल्कोहल,
व बायोडीजल में किया जाता है, में भी किया जाता है। ठीक है ना भाई। मक्का का जो प्रयोग होता है वो अल्कोहल और बायोडीजल में भी किया जा सकता है। ठीक है ना। जब तो मैंने कहा है कि ये एनर्जी फ्यूल होता है, ये एनर्जी फ्यूल होता है। ठीक है ना। अगर बात करते हैं भारत में भारत में मक्का सर्वप्रथम कौन लाया था? सर्वप्रथम आपके पुर्तगाली लेकर आए थे। अगर बात करता हूँ मैं कि मक्का को भारत में लगभग 15 से 16वीं शताब्दी के मध्य, कैसे 15 से 16वीं शताब्दी के मध्य, 15 से 16वीं शताब्दी, 15 से 16वीं शताब्दी के मध्य इसे लेकर मक्का को लेकर कौन आए थे? मक्का को लेकर आए थे आपके कौन? आपके पुर्तगाली मक्का को लेकर आए थे। सर्वप्रथम भारत में मक्का को लेकर आने वाले थे पुर्तगाली। कौन थे? पुर्तगाली। ठीक है ना। मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक, मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा निर्यातक है अमेरिका। कौन? अमेरिका। और दूसरे नंबर पर है जापान। और भारत का स्थान लगभग, भारत का स्थान छठा है। क्या है? भारत का स्थान छठा है। ठीक है ना। मक्का को भारत में लेकर आने वाले कौन थे? मक्का को भारत में लेकर आने वाले थे पुर्तगाली। कौन? पुर्तगाली। इसका मतलब मक्का जो है वो भारतीय पौधा नहीं है। क्या? जैसे चाय चाइना से आया हुआ पौधा है लेकिन भारतीय पौधा नहीं है, इसी प्रकार मक्का भी भारतीय पौधा नहीं है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं मक्का का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक, मक्का का क्या विश्व में उत्पादक व सबसे बड़ा उत्पादक व निर्यातक देश, अगर बात करते हैं हम सबसे बड़ा उत्पादक व निर्यातक देश, हाँ तो सबके साथ यही प्रॉब्लम हो रही है, निर्यातक, और शायद आप लोगों को दिखाई भी नहीं देगा इसे। सबसे बड़ा उत्पादक व निर्यातक देश कौन सा है? अमेरिका। दूसरा जापान। कौन है? जापान। जापान सबसे बड़ा आयातक है। क्या है? आयातक, सबसे बड़ा आयातक देश। भाई मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला कौन है? मक्का का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला अमेरिका, और निर्यात भी, अर्थात उत्पादन करेगा और फिर बाहर देशों में भेज देगा। कौन है? अमेरिका। लेकिन सबसे ज़्यादा मक्का को मंगाने वाला देश कौन सा है, अर्थात आयात करने वाला देश कौन सा है, इम्पोर्ट करने वाला देश कौन सा है? जापान। भारत का उत्पादन में 6वां स्थान है। कैसा? छठा। भारत का मक्का के उत्पादन में छठा स्थान है। मक्का के उत्पादन में भारत का कैसा स्थान है? भारत का मक्का के उत्पादन में छठा स्थान है। कैसा? छठा। अगर अंतर्राष्ट्रीय की बात करूं, अंतर्राष्ट्रीय मक्का अनुसंधान केंद्र, भाई अंतर्राष्ट्रीय मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मैक्सिको।
कहाँ पर है? मैक्सिको में है। कहाँ पर है? मैक्सिको में है। भाई अंतर्राष्ट्रीय मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मैक्सिको में। और अंतर्राष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ है? वो भी सिमिट मैक्सिको में है। कहाँ पर है? मैक्सिको में है। ठीक है। भारत का मक्का उत्पादन में कौन सा स्थान है? छठा स्थान है। कौन सा? छठा स्थान है। अगर हम बात करते हैं इसमें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में आपका कौन सा है? अगर यूपी के क्षेत्र की अगर बात करता हूँ तो ये है आपका बागपत, मेरठ, बुलंदशहर, एटा। बुलंदशहर हो गया, एटा हो गया, आपका गोंडा। कौन सा हो गया? गोंडा हो गया, जौनपुर हो गया, आपका मैनपुरी हो गया। कौन सा? मैनपुरी, गोंडा। ठीक है। मैनपुरी हो गया, गोंडा हो गया, जौनपुर हो गया, आदि। ये उत्तर प्रदेश के बागपत, मेरठ, बुलंदशहर, एटा, गोंडा, मैनपुरी, आपका जौनपुर, तो गोंडा तो ऊपर आ गया, जौनपुर हो गया। ठीक है ना। ये सभी जनपद, आप इसमें फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, ये सभी जनपद क्या होते हैं? ये सभी आपके मक्का के उत्पादन के मक्का को उत्पादित करने वाले ज़िले हैं यूपी के। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आप लोग बोलोगे कि किस मौसम की फसल है? वैसे मक्का जो है आपकी खरीफ के मौसम में बोई जाती है। कैसे? खरीफ के मौसम में मक्का, सारे मोटे अनाज लगभग उस टाइम में बोए जाते हैं। मक्का भी खरीफ के मौसम में बोई जाती है। लेकिन अगर बात करूँ मैं, तो मक्का तीनों मौसम में बोई जाती है। अफजा, रबी में भी, खरीफ में भी और जायद की फसल, तीनों फसल में मक्का को बोया जा सकता है। लेकिन विशेषकर मक्का को कब बोया जाता है? मक्का बोई जाती है आपकी खरीफ के मौसम में। कब बोई जाती है? आपकी खरीफ के मौसम में बोई जाती है। ठीक है ना। कैसे मौसम में बोई जाती है? मक्का खरीफ के मौसम में बोई जाती है। ठीक है ना। अब हम देखते हैं गन्ना। मक्का हो गया हमारा। मक्का के बाद हम देखते हैं गन्ने को। ये समझ में आया होगा ना अच्छे से कि मक्का उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? छठा स्थान है। अगर मक्का के उत्पादन में यूपी की बात करते हैं तो यूपी में कौन कौन सी है? यूपी में जो राज्य है, ज़िले हैं, मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, एटा, मैनपुरी, गोंडा, ये सभी क्या है? ये सभी मक्का के उत्पादन करने वाले राज्य है। अगर बात करते हैं गन्ने की, क्या? गन्ना। अब देखिए, गन्ना उत्तर प्रदेश की एक कैसी फसल है? गन्ना उत्तर प्रदेश की एक नगदी फसल है, प्रमुख नगदी फसल है। कैसी? गन्ना उत्तर प्रदेश की, गन्ना उत्तर प्रदेश की नगदी फसल है, महत्वपूर्ण नगदी फसल है। गन्ना उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण नगदी फसल है। कैसी? यह एक वाणिज्य फसल है, या कह सकते हैं गन्ना एक महत्वपूर्ण नगदी फसल है। कैसी? गन्ना एक महत्वपूर्ण नगदी फसल है। जैसे अगर अब बात करते हैं हम चाय की, जो चाय होती है वो चाइना का पौधा है। कहाँ का? चाइना का पौधा है। अगर बात करते हैं आपकी उसकी मक्का की, वो भी विदेशी पौधा है। लेकिन चाय वो भी विदेशी पौधा है। लेकिन गन्ना क्या है? गन्ना आपकी भारतीय फसल है। गन्ना भारतीय कुल का पौधा है, या भारतीय पौधा है। कैसा है भाई? गन्ना भारतीय पौधा है। जैसे चाइनीज़ का, जैसे आपका क्या हुआ, जैसे चाय कहाँ की हुई? चाय चाइना का पौधा है। कैसा? चाइना का पौधा है। गन्ने के उत्पादन करने के लिए चिकनी दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है।
भाई गन्ने के लिए गन्ना जो है, गन्ने की जब बुआई करते हैं तो टेम्परेचर लगभग 25 डिग्री, कितना, गन्ने की बुआई करते समय जो तापमान होता है वो 25 डिग्री या 20 से 25 डिग्री तक होता है। तापमान की अगर बात करता हूँ बोते समय तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस से लगभग 26 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अगर बरसात की बात करूँ गन्ने के लिए मैं वर्षा लगभग 100 डिग्री सेल्सियस 100 सेंटीमीटर से लगभग 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। वार्षिक वर्षा, भाई गन्ने के लिए 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं जैसे गन्ना होता है कि तो गन्ने के लगभग 40 से 50 हज़ार टुकड़े किए जाते हैं। जब गन्ने की बुआई की जाती है तो बुआई करते समय तापमान कितना होगा, 20 से 26 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होता है। कैसा, 20 से 26 डिग्री। गन्ने के 40 से 50 हज़ार टुकड़े किए जाते हैं और प्रति हेक्टेयर में बो दिए जाते हैं। गन्ने के 40 से 50 हज़ार टुकड़े प्रति हेक्टेयर में बोए जाते हैं। प्रति हेक्टेयर में बोते हैं। भाई जो गन्ना होता है उसके, आपने देखा होगा जब गन्ने की बुआई करते हैं तो लगभग गन्ने को काट देते हैं बीच से। क्या करते हैं, गन्ने को काट देते हैं। गन्ने के लगभग कितने टुकड़े किए जाते हैं, लगभग 40 से 50 हज़ार टुकड़े किए जाते हैं गन्ने के। और प्रति हेक्टेयर में लगभग 40 से 50 हज़ार टुकड़े, 50 से 60 हज़ार भी बोल सकते हैं। इस हेर फेर में गन्ने के प्रति हेक्टेयर में टुकड़े बोए जाते हैं। क्या किया जाता है, गन्ने के टुकड़े बोए जाते हैं। गन्ने का एक विशेष रोग है भाई, जब गन्ने में बो दिया तो बोने के बाद कोई ना कोई रोग तो होता है। रेड रोट गन्ने का एक रोग है। रेड रोट गन्ने का कैसा रोग है, एक रेड रोट। गन्ने पर लाल लाल से निशान हो जाते हैं। कैसे, लाल लाल से ऐसे निशान हो जाते हैं, ऐसे, ठीक है ना। तो गन्ने पर लाल लाल से निशान हो जाते हैं, जिसे बोलते हैं रेड रोट। क्या बोलते हैं, रेड रोट, रेड रोट बोलते हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं कि भाई गन्ना होगा तो गन्ने के उत्पादन के लिए चीनी मिल, गन्ने से क्या बनेगी, चीनी। और गन्ना ये भी एक ऊर्जा फसल है क्योंकि गन्ने से आपका चीनी बन सकती है। अल्कोहल में भी गन्ने का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है ना। गन्ने का उपयोग अल्कोहल में भी किया जा सकता है, ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। जो पहली चीनी मिल थी, वैसे अगर हम बात करते हैं कृषि पर निर्भर करने वाला सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, सूती वस्त्र उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग है, ठीक है ना। रेड रोट रोग हो गया। अगर गन्ने के उत्पादन की बात करें, अगर मैं देखता हूं कि विशेष बातें कुछ लिखवा देता हूं क्योंकि गन्ना लगभग कंप्लीट हो चुका। अगर यूपी के क्षेत्र की बात करता हूँ, एक मिनट में यूपी के क्षेत्र की बात कर लेता हूं तो वो ही आपका मेरठ, बागपत, बुलंदशहर आपका, बुलंदशहर हो गया आपका अलीगढ़, भाई बुलंदशहर हो गया, अलीगढ़ हो गया, मुरादाबाद हो गया, पीलीभीत हो गया, रामपुर हो गया, बरेली हो गया, ठीक है। मैं आपको बोल देता हूँ आपका रामपुर, आपका बुलंदशहर हो गया, रामपुर हो गया, बरेली हो गया, लखीमपुर खीरी, ठीक है। मैं आदि कर देता हूँ, आप लोग नोट करिए, मैं बोल देता हूँ आपके। जैसे आपका पीलीभीत हो गया, बुलंदशहर हो गया, क्या हुआ, पीलीभीत हुआ, बुलंदशहर हुआ, बागपत हुआ, अलीगढ़ हुआ, आपका लखीमपुर खीरी हुआ, ठीक है ना। आपका ये सभी क्या होते हैं, गन्ने के लिए उपयुक्त क्षेत्र होते हैं। यूपी के गन्ने के लिए उपयुक्त क्षेत्र होते हैं। देश की पहली चीनी मिल, देश की पहली चीनी मिल 1903 में कहाँ लगाई गई थी, कहाँ लगाई गई थी, देवरिया में। कहाँ पर, देवरिया, देवरिया में लगी थी।
देश की पहली चीनी मिल कहाँ लगी थी? पूरे देश की पहली चीनी मिल 1903 में लगाई गई थी। कहाँ कब लगाई गई थी? जैसे देश का पहला जो बोरिंग किया गया था, जो आपका बोलते हैं ना ट्यूबवेल, जो ट्यूबवेल लगाई गई थी वो कहाँ पर लगाई गई थी? वो लगाया गया था कहाँ पे? मेरठ में। इसी प्रकार पहली चीनी मिल 1903 में देवरिया में लगी थी। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। लाइक करें, शेयर करें, अगर अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।